नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध के बाद अब जो लंबे चौड़े दावे किए जा रहे थे उनकी एक एक करके पोल खुलती भी नजर आ रही है। आपको याद होगा, जब युद्ध दोनों देशों के बीच में चल रहा था तो न सिर्फ इजराइल की तरफ से बल्कि अमेरिका की तरफ से भी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े दावे किए जा रहे थे। उनमें से एक दावा यह था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का पता ठिकाना हमको पता है, हमें पता है कि वो कहां छिपे हैं और जब चाहे हम उनको मार देंगे। इस तरह का दावा इजराइल की तरफ से भी किया गया था और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाकायदा एक ट्वीट करके उन्हें सरेंडर करने की चेतावनी दी थी और साथ ही कहा था कि हमें उनकी लोकेशन पता है। ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं जो उन्होंने किया था। लेकिन अब युद्ध खत्म होने के बाद इजराइल क्या कह रहा है? इजराइल कह रहा है कि भाई हमने खोजा था पर वो मिले नहीं, हमें नजर नहीं आए, वरना उनको हम जरूर मार देते। तो पहले दावा ये था कि भाई हमें तो पता है कि कहां है, और अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल वो मिले ही नहीं। ये दावा किसने किया, ये बात किसने कही है? दरअसल ये बात कही है इजराइल के रक्षा मंत्री ने। उन्होंने कहा है कि हमने तो आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या करने की पूरी योजना बना ली थी और इसके लिए हमें अमेरिका से भी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको याद होगा बीच में इस तरह की खबर भी आई थी कि इजराइल मारना चाहता है लेकिन ट्रंप ने वीटो कर दिया है और इस वजह से खामनेई को छोड़ दिया गया है। लेकिन अब इजराइल के रक्षा मंत्री कैट्ज ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि हमने प्लान तो बनाया था लेकिन हमें आयतुल्लाह खामनेई कहीं मिले ही नहीं, नजर ही नहीं आए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने कहा कि खामनेई ने बंकर में छिपकर अपनी जान बचा ली। अब किसी भी देश के बड़े नेता को अगर जान का खतरा होगा दुश्मन देश से, तो जाहिर है उनकी सुरक्षा को देखते हुए कदम वो देश उठाएगा ही। नेतन्याहू को लेके भी इस तरह की खबरें आई थी कि वो भी बंकर में अपनी सुरक्षा के लिए गए हैं। तो जाहिर है ईरान ने भी अपने सुप्रीम लीडर की सुरक्षा के लिए उन्हें सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया होगा। अब इजराइल कह रहा है कि अगर हमारी नजर में वो आते तो हम उनको जरूर मार देते। हमने उन्हें ढूंढने की कोशिशें की थी लेकिन वो छिप गए। इजरायली रक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, खामनेई को यह पता चल चुका था इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गए। यहां तक कि खामनेई ने अपने कमांडरों से संपर्क तोड़ दिया, इसलिए अंत में हमने उन्हें छोड़ दिया। ये पूछे जाने पर कि क्या इजराइल ने खामनेई की हत्या के लिए अमेरिका से इजाजत मांगी थी, कैट्ज ने कहा कि इन कामों के लिए उन्हें अमेरिका से अनुमति की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब इजराइल खामनेई को मारने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि युद्ध विराम के पहले और युद्ध विराम के बाद दोनों स्थितियों में अंतर हो जाता है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा खामनेई को चेतावनी देते हुए कि वो बंकर में ही रहें। उन्होंने याद दिलाया किसकी याद दिलाई? कैट्ज ने याद दिलाई हसन नसरल्लाह की, जिन्हें पिछले साल इजराइल ने मार गिराया था। उन्होंने खामनेई की उनसे तुलना करते हुए कहा कि उन्हें हसन नसरल्लाह से सीखना चाहिए जो लंबे समय तक बंकर में ही बैठे रहे। मैं खामनेई को भी यही सलाह देता हूं। लेकिन इजराइल अब चाहे कुछ भी कहे, आयतुल्लाह खामनेई ने कल एक राष्ट्र के नाम संदेश भी दिया था जिसमें उन्होंने अमेरिका को जमकर लताड़ा था। उनका वीडियो बाकायदा सामने आया है और खबरें इस तरह की भी हैं कि बहुत जल्द वो सामने आ सकते हैं। और मुहर्रम का महीना चूंकि शुरू हो चुका है और जो शहीद हुए थे, बड़े जो कमांडर्स, परमाणु के जो वैज्ञानिक शहीद हुए थे ईरान में, उनको अभी सुपुर्दे खाक किया जाना है। उस कार्यक्रम में भी वो शामिल हो सकते हैं और बहुत जल्द सार्वजनिक तौर पे खामनेई नजर आने वाले हैं। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। ईरान ने अमेरिका पर अपने प्रमुख परमाणु केंद्रों, बंकर बस्टर बमों से निशाना बनाए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिकायत करने की चेतावनी दी है। तेहरान के मुताबिक अमेरिका ने फोर्दो, नतांज और इस्फहान स्थित परमाणु केंद्रों पर अघोषित सैन्य हमले किए,
जिससे इन स्थलों को भारी क्षति पहुंची। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया और कहा कि ईरान अब इस मामले को संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाने जा रहा है। दरअसल 13 जून को इसराइल और ईरान के बीच जंग का वो आगाज हुआ जो 12 दिन तक तबाही का गवाह बन गया। दोनों देशों के बीच पुराना वैचारिक और रणनीतिक संघर्ष अचानक उस मोड़ पर पहुंच गया जहां अमेरिका की एंट्री हो जाती है और यहां मिसाइलें, बंकर बस्टर बम और युद्धक विमानों की चर्चा होने लगती है। कूटनीति फेल हो जाती है। इससे पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच जाता है। अमेरिका ने तुरंत इसराइल को समर्थन देने की घोषणा की और सैन्य साझेदारी के तहत अपने लड़ाकू विमान और बमोर्शक खाड़ी क्षेत्र में तैनात कर दिए। 22 जून 2025 को दुनिया चौंक गई जब खबर आई कि अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु केंद्रों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर कथित रूप से बंकर बस्टर बमों से हमला किया। यह हमले बेहद सटीक थे और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किए गए। इन हमलों में ईरान का दावा है कि उसके संवेदनशील यूरेनियम संवर्धन संयंत्रों को भारी क्षति पहुंची। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नतांज का मुख्य रिएक्टर हॉल बुरी तरीके से ध्वस्त हो गया, जबकि फोर्दो की भूमिगत सुरंगें धंस गई। इस्फहान में मौजूद रिसर्च फैसिलिटी भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई। अमेरिकी हमले के तुरंत बाद ईरान ने इसे सीधी आक्रामकता और संप्रभुता पर हमला करार दिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को युद्ध अपराधी की संज्ञा दी और चेतावनी दी, यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप रहा तो यह संघर्ष और व्यापक होगा। डिप्टी विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमेरिका को इन हमलों के लिए न केवल माफी मांगनी चाहिए बल्कि परमाणु क्षति का पूरा मुआवजा देना चाहिए। हम इस मामले को संयुक्त राष्ट्र, IAEA और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाएंगे। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने भी हमले की पुष्टि की, लेकिन यह कहा कि संवर्धन गतिविधियां जल्दी बहाल की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने तत्कालिक विशेष समिति भेजकर नुकसान का आकलन करवाया था और प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया कि तीनों साइट्स को बड़े पैमाने पर संरचनात्मक क्षति पहुंची। ईरान की संवेदनशील न्यूक्लियर फैसिलिटीज अब वर्षों तक दोबारा ऑपरेशनल नहीं हो पाएंगी। इस बयान को अमेरिका की अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति के तौर पर देखा गया। इस हमले के बाद इराक, सीरिया, पाकिस्तान, रूस और चीन ने इसराइल, अमेरिका के खिलाफ निंदा प्रस्ताव की मांग की। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाकर अमेरिका से जवाबदेही की भी मांग की, जबकि चीन ने इसे एक तरफा सैन्य आक्रामकता करार दिया। सीज फायर और कूटनीति पर सक्रिय। तनाव और बढ़ने से पहले सऊदी अरब, तुर्की और कतर ने मध्यस्थता शुरू कर दी।